हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विथ लोकेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ जीके की कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी जी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर केवल प्रश्न में पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है तो ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के अगर वास्तविक लगा हो कि वास्तविक संस्थापक किसे कहा माना जाता है तो आपको आंसर लगाना है महावीर स्वामी। यही जैन धर्म के आखिरी यानी कि 24वें नंबर के तीर्थकर थे। महावीर के परिवार का संबंध किस परिवार से था? तो महावीर के परिवार का संबंध मगध राज परिवार से था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिया। जैन धर्म के कितने व्रत हैं? तो जैन धर्म के 5 व्रत हैं। अहिंसा, अमृता, झूठ न बोलना, चोरी न करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के कितने जौहर हैं? तो जैन धर्म के 3 जौहर हैं। इसे त्रिरत्न भी बोला जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म प्रचार किस सम्राट ने किया? तो कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अगला प्रश्न, जैन तीर्थकरों की जीवनी की व्याख्या किस रचना में की गई है? तो कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनी की व्याख्या की गई है। किसमें? कल्पसूत्र में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा किया गया था? तो खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। जैन धर्म की प्रथम सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो जैन धर्म की प्रथम सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसकी? जैन धर्म की पहली सभा कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता भद्रबाहु और संभूति ने की थी। जैन धर्म की दूसरी सभा का आयोजन कहाँ की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। अध्यक्षता किसने की थी? देवभूमि श्रवण ने। अगला, अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को ही बुद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण। क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को किस पेड़ एवं किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल वृक्ष और फाल्गु नदी, जिसका पुराना नाम निरंजना है। इस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्धों को किस शासक ने सताया? तो बौद्धों को ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने सताया था। किसने? बौद्धों को पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सताया था, जो कि एक ब्राह्मण शासक था। बौद्ध सभा कितनी हुई? टोटल 4 हुई। पहली राजगृह में हुई थी। अध्यक्षता किसने? महाकश्यप। और शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में हुई। गौतम बुद्ध दूसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई? वैशाली में हुई, जिसका सबकामिन था और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसमें मोग्गलित्य तिस्सु की अध्यक्षता की थी और अशोक के शासन में। और चौथी बौद्ध सभा हुई थी कश्मीर में, वसुमित्र या अश्वघोष की अध्यक्षता की थी और कनिष्क के शासनकाल में। अगला,
सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो गौतम थे। कौन थे? गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के बदरायण थे, बदरायराव। अगला, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आलार कालाम कौन थे? आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। मगध जनपद की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और वत्स की कौशाम्बी थी और अवंती की उज्जैन थी। अगला, अब हम पढ़ते हैं हर्यक वंश। क्या पढ़ेंगे? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगृह में थी हर्यक वंश की राजधानी। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुणिक नाम से। किसके? बिंबिसार का जो बेटा अजातशत्रु है उसको और किस नाम से जाना था? कुणिक नाम से भी जाना जाता है। किसको? अजातशत्रु को। किसका बेटा था? बिंबिसार का। चलिए अगला, अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अजातशत्रु के बेटे उदयन को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो अजातशत्रु के बेटे जो उदयन था उसको पितृहंता कहा गया। क्या कहा? बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता, जबकि जैन ग्रंथों में इसको पितृभक्त, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में पिता की हत्या करके जो सिंहासन पर बैठा था और जबकि जैन ग्रंथों में इसको पितृभक्त कहा गया, यानी कि पितृ का बहुत भक्ति। अगला, उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राजपाल था? तो उदयन और अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राजपाल था? तो चंपा का राजपाल था। मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की थी? तो उदयन ने की थी। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किसने की थी? उदयन ने। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग ने की थी। किसने? शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो शिशुनाग राजा बनने से पहले कहाँ का? काशी का गवर्नर था। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की दूसरी सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में किया गया था। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने। किसने? महापद्म नंद ने। मगध साम्राज्य को वह पहला शासक कौन था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपनी विजय का पताका फहराया था? तो महापद्मानंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। कौन सा? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। अब पढ़ते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना विशाखदत्त ने किस सदी में की थी? तो 9वीं सदी में। मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना विशाखदत्त ने की थी और किस सदी में की थी? तो 9वीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना किसने की थी? विशाखदत्त ने। किस सदी में की थी? 9वीं सदी में। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत किसके समय आया था? तो मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगास्थनीज ने भारत पर कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक? इंडिका पुस्तिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। मौर्य राजधानी
पाटलिपुत्र का प्रशासन किसकी समितियां कितनी समितियां करती थीं? तो 6 समितियां थीं टोटल, जो मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थीं। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने क्या कहा? तो अमित्रघात कहा। क्या कहा? अमित्रघात या अमित्रोचेष्टम भी कहा जाता है। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटिओकस ने किसको राजदूत बनाकर भेजा था? तो डायमेकस को। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटिओकस ने किसको राजदूत बनाकर भेजा था? तो डायमेकस को। बिंदुसार के पुत्र अशोक को पुराणों में क्या कहा गया? तो बिंदुसार के पुत्र अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। किसमें? मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में। किसने शासन में बौद्धों को तीसरा सम्मेलन किसके शासनकाल में बौद्धों का तीसरा सम्मेलन पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था? तो किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में बौद्धों का तीसरा सम्मेलन पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीतित पुत्र तिस्य। कल्हड़ की राजत रंगनी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो कल्हड़ की एक रचना है जिसका नाम क्या है? राजत रंगनी। इसके अनुसार कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की और कुल संख्या कितनी थी? तो पांट्रेथी पैंथेलर ने की। इसकी संख्या टोटल 14 है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। किसने? अशोक के अभिलेखों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो अशोक के अभिलेखों को कितने 5 श्रेणियों में बांटा गया, जिसके नाम इस प्रकार हैं: दीर्घ स्तंभ अभिलेख, लघु स्तंभ अभिलेख, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख और पृथक लेख। कितने? 5। अशोक के किन अभिलेखों में फिरोज तुगलक उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया था? अशोक के किन अभिलेखों को फिरोज तुगलक उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया था? तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख, इनको फिरोज तुगलक उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया था। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख और सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था? तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है 7वां और सबसे छोटा है रुम्निदेई। कौन सा? रुम्निदेई। 7वां शिलालेख सबसे बड़ा है और सबसे छोटा रुम्निदेई 7वां है। अगला, अशोक के कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। अशोक ने जिन देशों में अपने राजदूत भेजे हैं उनका वर्णन किन शिलालेखों में किया गया है? तो कौन सा? दूसरा और 13वें शिलालेखों में उनका वर्णन है। किसमें? 2 और 13वें। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर बराबर की गुफाएं कहाँ पर बनाई थी? तो गया, बिहार में बनवाई थी। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को काटकर बराबर की गुफाएं कहाँ पर बनाई गई थी? गया, बिहार में। अशोक के किस अभिलेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो अशोक के किस अभिलेख में कराधान की चर्चा हुई है? तो रुम्निदेई अभिलेख में। किसमें? रुम्निदेई अभिलेख में। अगला प्रश्न, अशोक के पुत्र कुणाल को क्या कहा जाता है? तो धर्म विवर्धन। क्या कहा जाता है? धर्म विवर्धन। पहला ब्राह्मण साम्राज्य कौन था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो पहला ब्राह्मण साम्राज्य कौन था जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की थी शुंग वंश की। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम और आखिरी शासक कौन था? देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने। किसने? कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। अगला प्रश्न, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक आर्ट। क्या बोलते हैं इसको? हेलेनिस्टिक आर्ट।
भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो भारत में कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। प्रथम कौन सी थी? पाकिस्तान का फिरोजपुर या पेशावर। अगला 78वीं ईस्वी में शक संवत किसने चलाया था? जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो कनिष्क ने चलाया था। 78 ईस्वी में शक संवत जो किसने चलाया था? कनिष्क ने, जिसको भारत सरकार यूज करती है। भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो भारत में बड़े पैमाने पर सोने के जो सिक्के चलाए थे, जो कुषाणों ने चलाए थे या कुषाण शासकों ने चलाए थे। अब गुप्त साम्राज्य एवं हर्ष का काल के बारे में पढ़ेंगे। श्रीगुप्त को किस वंश का संस्थापक कहा जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त को। किसको कहा जाता है? श्रीगुप्त को। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को किस नाम से पुकारा गया? तो आदिराज के नाम से। क्या? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को किस नाम से पुकारा गया? तो आदिराज से। अगला, गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन सा? गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। प्रयाग प्रशस्ति की खोज किसने की थी? कैप्टन ए ट्रायन ने 1934 में। किसने? कैप्टन ए ट्रायन ने किसने प्रयाग प्रशस्ति की खोज की थी। अगला, समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी? तो समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी? तो विंसेंट स्मिथ ने। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को वीणा वादन का बहुत शौक था, इसलिए उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो कविराज के नाम से भी समुद्रगुप्त को पुकारा जाता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखित किस ग्रंथ को दुनिया का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? तो पंचतंत्र को। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में लिखा गया था ग्रंथ, जिसे दुनिया का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, जो का नाम क्या है? पंचतंत्र। चीनी यात्री फायान भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो जो चीनी यात्री फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। दिल्ली स्थित मेहरौली में कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है? तो महेंद्र दिव्य। क्या? महेंद्र दिव्य के नाम से भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? कुमारगुप्त प्रथम के 18 हैं। कितने? 18 अभिलेख हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का आखिरी और अंतिम शासक था भानुगुप्त। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बाणभट्ट ने किस पुस्तक की रचना की थी? बाणभट्ट ने हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी। अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की सामंती प्रथा किसने शुरू की थी? तो हर्ष ने। अधिकारियों को वेतन और पुरस्कार के रूप में भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने शुरू किया था? हर्ष ने। चीनी यात्री हुआन सांग ने शूद्रों को क्या कहा था? चीनी यात्री हुआन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा था। क्या कहा था? कृषक। चालुक्यों ने 6ठी सदी में आरंभ में पश्चिम दक्कन में अपना राज्य कायम करने के लिए अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो वातापी, यानी कि कर्नाटक के बीजापुर में। अगला, पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों पर था, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? तो पल्लवों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कांची में, यानी कि आधुनिक कांचीपुरम इसका नया नाम है। विरूपाक्ष मंदिर किस शैली में बना है? तो दक्षिणी शैली में। किसमें? दक्षिण की शैली में विरूपाक्ष मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न, पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में किसने की थी? तो पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 770 ईस्वी से 810 ईसा पूर्व में की गई थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने की। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार शरीफ के समीप स्थित है। कौन सा? उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार शरीफ के समीप है। किसने की थी? पाल वंश के संस्थापक राजा गोपाल ने की थी। बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म के आश्रयदाता के रूप में देवपाल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? देवपाल को। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? सॉरी, यहाँ का रहेगा। वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भोज था। कौन? प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भोज। भोज किस भगवान का भक्त था? तो भोज विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने। किसने? राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम आखिरी प्रतापी जो राजा था कृष्ण थर्ड। अगला, राष्ट्रकूट राजवंश के किस राजा ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था? तो प्रथम कृष्ण ने बनवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के प्रथम कृष्ण ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। राष्ट्रकूट राजा किसके महान संरक्षक थे? तो कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कौन? राष्ट्रकूट राजा। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? तो भूमि दान का जो सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है सातवाहनों के अभिलेखों में। अगला, अब चोल वंश के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे दोस्तों। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो शुरुआत में पल्लवों का सामंत था, तो विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। साम्राज्य की तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो प्रसिद्ध मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, उसको राजेंद्र प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। 1010 ईस्वी में बनवाया था। अगला प्रश्न, दक्षिण में चोलों का स्थान किसने लिया? तो पांडवों और होयसलों ने लिया है। अगला, वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने किस सदी में भारत की यात्रा की? तो 13वीं सदी में वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की। चोल शासन काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापित की शैली कौन सी थी? कौन सी? तो द्राविड़ शैली। कौन सी? द्राविड़ शैली। इसी को ब्यान शैली भी कहा जाता है। विमान शैली विमान के रूप में होती। अगला, द्राविड़ शैली के मंदिर का आरंभिक उदाहरण कौन सा था? तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर द्राविड़ शैली का एक उदाहरण है जो द्राविड़ शैली में निर्मित है। होयसलेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? होयसलेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो चालुक्य शैली का। यानी कि होयसलेश्वर मंदिर जो है वो किस शैली में बना है? चालुक्य शैली में। अगला, गंगईकोंड मंदिर का निर्माता कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था। तमिल रामायण अथवा रामावतारम रचना का रचयिता कौन है? तो कंबन। यानी जो तमिल रामायण है उनके रचयिता कौन है? कंबन। किस चोल शासक के काल में शैव मंदिर बृहदेश्वर का निर्माण हुआ था? तो राजराज प्रथम में। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। गजनी अफगानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था। उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने भारत में 17 आक्रमण किए, लेकिन सबसे अधिक उल्लेख किस मंदिर का किया जाता है? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। तराइन की दूसरी लड़ाई महमूद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में
किसकी विजय हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। खून और फौलाद की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। किसने? खून और फौलाद की नीति को किसने अपनाई थी? बलबन ने। अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने वाला मुगल वंश का पहला सुल्तान कौन था? तो अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने वाला मुगल वंश का पहला सुल्तान अलाउद्दीन था। किस मुगल शासक ने वंशानुगत की नीति अपनाई थी? तो फिरोज ने अपनी वंशानुगत की नीति अपनाई थी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। गुलाम वंश व दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस सन में की थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, क्या अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने? सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। अगला, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह और रक्त की नीति का पालन किसने किया? बलबन ने। किसने फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया? तो बलबन ने ही प्रारंभ किया। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो किलो खरी को। किसने? किलो खरी को। अगला प्रश्न, अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी इसको ऐसे अलाई किला अथवा अश्वसीरी का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई किला अथवा अश्वसीरी का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। काला बाजारी मुनाफाखोरी पर रोक के लिए किस सुल्तान ने राशनिंग व्यवस्था लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने और किस सन में की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसकी? तुगलक वंश की स्थापना किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक ही नहरों का निर्माण कराने वाला सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था। 56 कोट का किला किस सुल्तान ने बनवाया था? तो तुगलक ने। अगला, किस अफ्रीकी यात्री ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का वर्णन किया है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन था? अफ्रीकी यात्री था जिसने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिरज खां सैयद। यानी कि सैयद वंश का संस्थापक कौन हो गया? खिरज खां सैयद। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। किसने की थी? बहलोल लोदी ने। यह प्रथम अफगान शासक भी था। अगला प्रश्न, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के शासनकाल को स्थापत्य कला की दृष्टि से किसका युग माना जाता है? तो मकबरों का युग माना जाता है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं किसने लिखने का वाला सुल्तान का क्या नाम था? तो सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला, अब विजयनगर और बहमनियों का काल के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। अगला, विजयनगर राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तुलुवा वंश की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। तालीकोट की लड़ाई को और किस नाम से जाना जाता है? तो राक्षस तगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किसको?
तालीकोट की लड़ाई को क्या और किस नाम से जाना, राक्षस तगड़ी। विजयनगर साम्राज्य को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो संगम वंश, यानी कि विजयनगर साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता है, संगम वंश। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को जाना जाता है, तो कृष्णदेव राय, यानी कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को जाना जाता है, कृष्णदेव राय को। वर्तमान में विजयनगर को किस नाम से जाना जाता है, तो हम्पी। विजयनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, हम्पी। भारत में सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। कुतुब मीनार के पास कुब्बल अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किस कला का उदाहरण है, तो स्थापत्य कला। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था, तो जिया नक्शबी, क्या 1385 ईस्वी में।